हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सामने एक बड़े ही प्रासंगिक विषय के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा आपको विदित है और आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि लेबर लॉज के अंदर बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, और ये बदलाव हैं क्या, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के विचार हैं कि ये लेबर कोड है क्या चीज़, इसमें क्या ऐसा बदलाव किया गया है, किस तरह से ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को अफेक्ट करने जा रहा है। तरह तरह की बातें अभी चल रही हैं और लोगों के बीच में क्लियरिटी नहीं है। लिहाजा आज हमने ये डिसाइड किया कि इस बारे में अपना एक प्राइमरी वीडियो स्टार्ट करूं और आपके सामने लाऊं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज इस चीज़ के बारे में हो जाए कि एग्जैक्टली ये 4 लेबर कोड हैं क्या, और इसका आने वाले समय में एम्प्लॉई के ऊपर और कंपनी के ऊपर क्या असर होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक 44 लेबर इनएक्टमेंट, 44 लेबर लॉ प्रचलित हैं, जिसमें से 29 लेबर लॉ ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 29 लॉ को 4 लेबर कोड के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया है, और वही 4 लेबर कोड आजकल ये चर्चा में है कि वो कब आने वाले हैं, उसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा। तो मैं आपको एक एक करके उन 4 लेबर कोडों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहला लेबर कोड है द कोड ऑन वेज, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में अगस्त 8 को पास कर दिया था। और दूसरा कोड जो था वो द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 सितंबर 2020 को लॉन्च किया था। तीसरा कोड जो है दोस्तों, वो है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 सितंबर में पास किया था। और आखिरी कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 2020 में पास किया था। दोस्तों, ये 29 लॉ हैं जो कि इन 4 कोडों के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट किया है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये 4 कोड, जिसके बारे में मैंने बताया कि सबसे पहला कोड है कोड ऑन वेज, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में पास किया था, उसके अंदर कौन कौन से एक्ट को समावित किया है, कंसोलिडेट किया है। तो दोस्तों, जो कोड ऑन वेज है उसके अंदर द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो कि क्लियर है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पूरी देता है कि इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब कि महिला और पुरुष जो भी कर्मकार किसी एक काम को करते हैं, उनके बीच में काम के आधार पर समानता बरती जाएगी और एक वेज दिया जाएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस, बहुत सारी शेड्यूल इंडस्ट्री हैं दोस्तों, जैसा आपको मालूम है। उन शेड्यूल इंडस्ट्री के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन है, जिसके अंदर की मिनिमम वेज का निर्धारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने प्रदेशों में करती है। अगला है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। जैसा आपको मालूम है कि बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक प्रॉफिट शेयरिंग एक्ट है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर के बाद 8 महीने के बाद जो है उसके अंदर जो भी बोनस पेमेंट होता है 8.33 या मैक्सिमम 20%, वो भी इस कोड के अंतर्गत आ गया है। और लास्ट जो इसमें एक्ट है, चौथा नंबर, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जिसके अंतर्गत कि वेज का पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, कितना डिडक्शन होगा, पेमेंट की डेट क्या होंगी, वो करेंसी में किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा या कैसे किया जाएगा, इसके बारे में। तो दोस्तों, 4 एक्ट जो हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इन 4 एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बनाकर कंसोलिडेटेड कर और कोड ऑन वेज एक्ट का नाम दिया है। तो दोस्तों, ये है कोड ऑन वेज एक्ट। उसके बाद आता है दोस्तों कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020,
इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेन जो लेबर लॉज थे उनको कंसोलिडेट किया है, जिसमें कौन सा है दोस्तों? पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जैसा कि आपको मालूम है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच किसी डिस्प्यूट के निपटारे से संबंधित है। अगर कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है तो ये एक्ट, इसके अंदर प्रोविजन है कि किस तरह से जब इस डिस्प्यूट का निपटारा होगा। तो इसको ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन को किस तरह से, आप जानते हैं किस तरह से ट्रेड यूनियन बनती है, कितने मेंबर चाहिए, उसके क्या प्रोसीजर हैं, उसके किस तरह से उसका संविधान होगा, किस तरह से उसका इलेक्शन होगा। तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट। और तीसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, जैसा आपको मालूम है कि अगर 50 से ज़्यादा अगर किसी संस्थान के अंदर कोई कर्मचारी काम करते हैं तो उसको अपना स्टैंडिंग ऑर्डर, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर को कहते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड कराना पड़ता है। स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत कर्मचारियों की सारी सेवा शर्तें, किस तरह से उनको रखना है, किस तरह से उनसे काम कराना है, कितने कैटेगरी में रखना है, अगर कोई अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होना है उनके ऊपर तो किस तरह से प्रोसीजर अपनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर दी गई है। तो दोस्तों दूसरे कोड में जब हमने बात किया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसके अंदर 3 एक्ट को सम्मिलित किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो तीसरा जो कोड है वो है द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 लेबर लॉज को कंसोलिडेट कर दिया है। वो 9 लेबर लॉज कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, दूसरा है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तीसरा है द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, चौथा है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959, पांचवा है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, छठा है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, सातवां है द सिने वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981, आठवां है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर सेस एक्ट 1995, नौवां है दोस्तों जो अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए बना हुआ है। तो इसके बाद इसमें ये 9 एक्ट कंसोलिडेट करके एक सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया 2020। दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट जो कोड है उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसमें दोस्तों 13 लेबर लॉज जो है उनको कंसोलिडेट किया गया है। वो कौन कौन से लेबर लॉज हैं दोस्तों? वो है द फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, द डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट 1970, द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एक्ट 1979, the Working Journalist and Other Newspaper Employee Condition and Service of Miscellaneous Provision Act 1955, the Working Journalist Fixation of Rate of Wages Act 1958, the Motor Transport Worker Act 1961, the Sales Promotion Employee Condition of Service Act 1976, the BD and Cigar Workers Condition of Employment Act 1966, and the Cine Worker and Cinema Theatre Worker Act 1981। तो इन सारे 13 एक्ट जो हैं इनको कंसोलिडेट करके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 बनाया गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर 13 एक्ट जैसा मैंने बताया सम्मिलित है। तो अगर हम देखें तो चारों कोड के अंतर्गत कोड ऑन वेज एक्ट के अंतर्गत 4 एक्ट को जो है गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट किया है। दूसरा है कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 जिसके अंदर 3 को किया है, तो 4 और 3 7 हो गए दोस्तों। तीसरा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड जिसके अंदर 9 को किया गया है, तो 9 7 16 हो गए दोस्तों। और लास्ट में 13 को किया है, तो 16 और 13 29 एक्ट जो है कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 कोड के अंतर्गत इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका पब्लिकेशन पहले अप्रैल में होना था 2022 में, फिर उसके बाद उसको एडजर्न कर दिया गया, वो फिर जुलाई में आ गया कि अब 1 जुलाई 2022 को होगा। फिर उसके बाद जो है
किन्हीं कारणों से, जिसमें एक कारण ये भी है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने जो स्टेट रूल्स हैं जो इससे गवर्न होंगे वो नहीं बना पाई, वो अंडर जो है प्रिपरेशन है, वो तैयार कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है पेपर के माध्यम से, बहुत सारे सोर्सों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि ये एक्ट जो है 1 अक्टूबर 2022 से इन्फोर्स हो जाएगा और उसी बेसिस पे हमें इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो वो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके ऊपर की हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ही समझने की ज़रूरत है एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारी भ्रांतियां दोस्तों, कार्य करने के घंटों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं दोस्तों, डिफिनीशंस के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो उसको हम अपने बड़े, जब हम एक अलग अलग कंसोलिडेट करके अपना जो है आपको कोड के बारे में अलग अलग बताएंगे तो बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो मेन जो है दोस्तों, तो मैं आपको अब जो है चारों कोड के मेन फीचर्स के बारे में बताऊंगा एक एक करके। जैसे मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत क्या प्रोविजन किया गया है। तो मैं उसके अंदर बताऊं दोस्तों कि अब ये होगा कि जो एम्प्लॉई है जो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है, उसको जो ग्रेच्युटी मिलेगी उसका कैलकुलेशन का तरीका बदल गया है। कैलकुलेशन अब जो बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन होता है ग्रेच्युटी का, उसमें अब क्या किया गया है कि नए कोड में बेसिक का 50% प्लस अदर कंपोनेंट को जोड़ के जो अमाउंट आता है ग्रेच्युटी उसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। इसलिए दोस्तों ग्रेच्युटी जो है वो हायर साइड में मिलेगी जो एलिजिबल एम्प्लॉय उसको। नंबर 1 दोस्तों, जो दूसरा कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव दोस्तों यह किया गया है कि जो अभी तक फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन था कि एक आदमी एक हफ्ते के अंदर 48 आवर्स काम कर सकता है, मतलब वीकली आवर्स वहां पे डिसाइडेड है कि 48 आवर्स इन ए वीक, और एक दिन में 9 घंटा काम कर सकता है। तो उसके अंतर्गत एक बदलाव किया गया है, एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अब हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां, भ्रांतियां हैं कि अब तो कंपनी सिर्फ 3 दिन चलेगी या 4 दिन चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 48 घंटे था वो 48 घंटे एज इट इज है। उसमें एम्प्लॉयर को यह अथॉरिटी दी गई है कि अगर वो चाहे तो 3 और 4 दिन के अंदर ही ये 48 घंटे एम्प्लॉय से काम करवा सकता है। लेकिन जो वो काम करवाएगा उसमें अगर हम बेसिक चीज को पकड़े तो एक दिन में अगर वो 8 घंटे से ज्यादा के जो वर्किंग करवाएगा उसके ऊपर उसको ओवरटाइम पे करना पड़ेगा। तो अगर हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएं तो अगर आप ये सोचिए कि एम्प्लॉयर चाहता है कि एक दिन में 12 घंटा काम कराए तो 4 दिन के अंदर वो 48 घंटा काम कराएगा। लेकिन जो डेली आवर्स फिक्स हैं 8 आवर्स, उस 8 आवर के ऊपर जितने भी एक्सेस आवर हम कराएंगे पर आवर के लिए हमें एडिशनली डबल द रेट से हमें ओवर टाइम जो प्रोविजन है उसका हमें ओवर टाइम देना पड़ेगा। मतलब 8 घंटा नॉर्मल और 4 घंटा ओवर टाइम। तो अगर इस तरह से देखें तो एम्प्लॉय को हर दिन के लिए 4 घंटा, 8 घंटा नॉर्मल, 4 घंटा ओवर टाइम, 8 घंटा नॉर्मल, 4 घंटा ओवर टाइम, 8 घंटा नॉर्मल, 4 घंटा ओवर टाइम, और इसी तरह से चौथे दिन भी। तो इस तरह के प्रोविजन करे गए हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट दी गई है कि वो अपने वीकली आवर्स और डेली आवर्स को अपने हिसाब से डिफाइन कर ले। तो दोस्तों एक ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा दोस्तों जो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है उसके अंतर्गत एक और बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों, पहले क्या था कि जो प्रोविजन था अर्न लीव का, अर्न लीव के इनकैशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं था। इनकैशमेंट का प्रोविजन केवल जो है एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद, जब आदमी एम्प्लॉयमेंट छोड़ देता था तो उसको मैक्सिमम अप टू 30 डेज की लीव का इनकैशमेंट हो जाता था। लेकिन इसमें एक चेंज किया गया है कि एम्प्लॉय के लिए 20 दिन की वर्किंग के बाद एक लीव का तो प्रोविजन है, लेकिन साल के अंत में अगर वो चाहे तो अपनी बैलेंस लीव को इनकैश करवा सकता है। अभी तक क्या था कि मैक्सिमम अप टू 30 वो कैरी फॉरवर्ड करवाता था नेक्स्ट सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर के लिए, और इसी तरह से काम चल रहा था।
लेकिन अब जो है वो कैलेंडर ईयर के अंतर्गत ही जो है वो अपनी लीव को इनकैश करा सकता है, बैलेंस लीव को। तो ऐसा प्रोविजन किया गया है। और इसके ऊपर भी इस कोर्ट के लिए जो रूलिंग्स बन रही हैं, रूल्स बन रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके कारण कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दोस्तों, अगर हम वेज कोड की बात करें तो वेज कोड के अंदर सबसे बड़ा जो प्राविधान किया गया है, जो चेंजेस हैं, बहुत से स्टेट के अंतर्गत ऐसी रूलिंग थी कि 48 घंटे के अंतर्गत अंदर ही अंदर आपको जो है, अगर कोई आदमी एम्प्लॉयमेंट छोड़ता है तो 48 घंटे के अंदर आपको उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट चुकता हिसाब को करना पड़ता था। बहुत सारे स्टेट के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब जो है ऐसा प्रोविजन कर दिया गया है कि जो है एम्प्लॉयमेंट सीज होने के 48 आवर्स के अंदर जो है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह से प्रोविजन किए जा रहे हैं जो कि अभी आते वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा लेबर कोड जो है उसके अंतर्गत एक और बहुत बड़ा चेंज किया गया है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो मॉड्यूल है वो इस तरह से किया गया है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं उनको भी परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर ही सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। आप उनको फिक्स टर्म के लिए रख सकते हैं। फिक्स टर्म खत्म होने के बाद उनको जो है जितने दिन के लिए उनकी सर्विस है उसके लिए आप उनको बेनिफिट देंगे। उसमें पर ईयर की ग्रेच्युटी भी शामिल। अगर आपने किसी को 1 साल के रखा फिक्स टर्म पे, तो फिक्स टर्म में आपको 1 साल की भी ग्रेच्युटी फिक्स टर्म एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, जैसा कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस कोड के अंतर्गत प्रोविजन किए गए हैं। दोस्तों, इस एक्ट में एक और प्रोविजन किया गया है जिसके अंतर्गत की सभी एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी को अब इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इंश्योर्ड कराना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट में। दोस्तों, इसमें अब और जो एक प्रोविजन है वो प्रोविजन ये है कि अभी तक क्या होता था कि पहले मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते थे, अलग अलग रजिस्ट्रेशन में अलग अलग फैक्ट्री के लिए अलग लेना पड़ता था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए अलग लेना पड़ता था, BOCW के लिए अलग लेना पड़ता था। लेकिन अब एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। उसमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होंगे? फैक्ट्री एक्ट का होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का होगा, BOCW एक्ट होगा, और मोटर एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट होगा, प्लांटेशन एक्ट होगा, और इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर एक्ट होगा। इसके अंतर्गत जितने भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है, अब वो एक ही जगह से एक ही रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक एस्टेब्लिशमेंट को लेना होगा। अब उसको अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। अलावा इसके एक प्रोविजन ये भी है जिसके अंतर्गत कि अब सारे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं उसको अपने एम्प्लॉय का फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराने का भी प्रोविजन इस कोड के अंतर्गत किया गया है। साथ ही साथ अब जो है ये अनिवार्यता कर दी गई है कि सारे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो अपने एम्प्लॉय को एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंतर्गत जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे। फैमिली की जो डिफिनीशन है उसको भी इसमें कोड के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और डिपेंडेंट मदर फादर सम्मिलित थे, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके इसमें ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि ग्रैंड पेरेंट्स को भी फैमिली की डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया गया है। अभी जहां तक डिफिनीशन की बात है दोस्तों, डिफिनीशन में अब जो है एस्टेब्लिशमेंट को एक डिफिनेशन है, एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन को इंक्लूड किया गया है। और जो अभी तक वर्कर और वर्कमैन थे, अब जो है उस डिफिनेशन को बदलकर ऑल अक्रॉस जितने भी एक्ट है उसके अंतर्गत जो है एम्प्लॉय और वर्कर की डिफिनेशन को इंक्लूड किया गया है। इसके बारे में मैं आपको अपने आगे के कोड में बताता रहूंगा, लेकिन बेसिक चीज बता दे, एम्प्लॉय वो सारे लोग हैं जो कि मैनेजरियल और सुपरवाइजरी नेचर का काम करते हैं। व्हाइट कॉलर वाले एम्प्लॉय कराएंगे, बेसिक चीज है। और जो फ्लोर पे डायरेक्टली स्किल्ड, मैनुअल और सेमी स्किल्ड वर्क के अंदर जुड़े हैं और जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फ्लोर के ऊपर काम करते हैं, वो वर्कर के श्रेणी में आएंगे। तो बेसिक डिफरेंस यही है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बाद में भी और आगे बताता रहूंगा अपने नए कोड जो मैं अलग से जो बताऊंगा अलग अलग कोड के बारे में, उसके अंदर मैं इसको बताऊंगा। और दोस्तों, इसके बाद जो है एक चीज और की गई है कि अभी तक जो है जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो जो है
एम्प्लॉयर की डिफिनीशन में नहीं आते थे, लेकिन अब की बार एम्प्लॉयर की डिफिनीशन को और बड़ा कर दिया गया है और एम्प्लॉयर की श्रेणी में अब कॉन्ट्रैक्टर भी आएंगे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत जितने भी उसके कंपनी में या उसकी एजेंसी में जितने भी एम्प्लॉय उसके काम करते थे, अब वो उसका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, किसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। दोस्तों, ओवर टाइम को जो है, ओवर टाइम को भी जो है क्या किया गया है कि ओवर टाइम में अब की बार वर्कर तो था ही था, लेकिन अब की बार जो है एम्प्लॉय को भी जो है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि उनको भी जो है जो कंपनसेशन ओवर टाइम का वो ट्वाइस द नॉर्मल वेज मिलेगा। और अगर आप किसी एम्प्लॉय से आप ओवर टाइम कराना चाहते हैं तो उससे आपको ओवर टाइम पे रोकने से पहले रिटन कंसेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जैसे मैंने आपको बताया था, अब जो है इंस्पेक्टर केवल फाइन इंपोज नहीं करेगा, पेनाल्टी इंपोज नहीं करेगा, रिकॉर्ड इंस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि इसके अलावा वो एम्प्लॉयर को इंफॉर्मेशन और एडवाइस भी प्रोवाइड कराएगा कि क्या चीजें ठीक हो रही है, क्या चीजें नहीं, उसको कैसे करेक्ट करना है। और अब जितने भी इंस्पेक्शन होंगे दोस्तों वो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन होंगे, उस वेब बेस्ड स्कीम के तहत इंस्पेक्शन होंगे जो कि पीरियोडिकल होंगे, रैंडमली होंगे। वेज की जो डिफिनीशन हमने अभी आपको बताया कि वेज की डिफिनीशन में जिसमें कि 50% ऑफ बेसिक प्लस जितने भी अलाउंसेस हैं उसको कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो जिनकी तनख्वाह, जो वर्कर है जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपए पर मंथ से कम है, उनकी ऑब्वियसली अगर फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होगा तो जो है जितने भी मतलब जो है इसमें इंसेंटिव्स हैं वो जो है वेज की डिफिनीशन में इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे कि ग्रेच्युटी और बोनस पे भी फर्क पड़ सकता है। और हम आपको इन सारे कोडों को अलग अलग करके इसके बारे में विस्तृत इस पे चर्चा करेंगे। आशा है कि ये आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, आपकी जनरल जो नॉलेज है वो ब्रशअप होगी, क्लियर होगी और जो कंफ्यूजन है कुछ हद तक दूर होगा। और आते समय में मैं इस पे एक बड़ा वीडियो डालूंगा हर कोड के अंदर, उसमें कैलकुलेशन के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये कोड है क्या। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अपने अगले अंक में।